Hello everyone, welcome to platform of Fun Academy and welcome to session of the important announcement from the ISRO। VSSC का हमारा जो रिक्रूटमेंट है उसमें एक अपडेट आपको देखना बताने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल होपफुली सभी मस्त हो गए, सभी स्वस्थ हो गए और बेहतर तरीके से अपने आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन आप सभी कर रहे होगे। तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक है, मेन मुद्दा वो है आपका, जैसा कि आपने देखा होगा आपका हेडलाइन में भी, कि इसरो की तरफ से हमारे पास में जो आपका VSSC का जो रिक्रूटमेंट ओपन हुआ है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, ठीक है ना, तो इसमें एक चेंज हुआ है, ठीक है ना। वो अपडेट मैं आपको आज देने जा रहा हूँ। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बहुत सारे बच्चे जो है ना, ये चेंज होने के बाद में बहुत डरे हुए भी हैं और कंफ्यूज भी हैं कि एक्चुअली सर क्या होने वाला है, ठीक है ना। इसलिए लास्ट तक बने रहना। रीज़न ये है कि आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज भी है इस सेशन के अंदर में। सो इसरो का फॉर्म आपका ओपन हो चुका है, जैसा कि आपको पता है कि 8 जुलाई से आपका फॉर्म ओपन हो चुका है रिक्रूटमेंट का। कुछ लोगों ने फॉर्म फिलअप भी कर दिया है, ठीक है ना। लास्ट जो रिक्रूटमेंट हमारे पास में इसरो का हुआ था VSSC के लिए, तो वहां पर जो पेपर आपने केमिकल इंजीनियरिंग का फेस किया था उसके सेंटर्स पूरे ऑल ओवर द इंडिया थे। लेकिन इस बार सबसे बड़ा अपडेट, पहली बात तो बच्चों को ये मिल रहा है कि इस बार केवल 5 सेंटर्स जो है ना इसरो आपको दे रहा है, सिर्फ 5 सेंटर्स जो आपके लिए अवेलेबल हैं रिटन एग्जाम के लिए, ठीक है ना। तो ये चेंज तो ऑलरेडी आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर दिख रहा है। आप फॉर्म फिलअप करते टाइम आपको बहुत बच्चे कंफ्यूज भी हो रहे हैं कि सर 5 ही सेंटर हैं क्या, या फिर मेरे से कुछ एरर तो नहीं हो गई है। तो एक्चुअली वो 5 सेंटर ही हैं आपके जो आपको दिख रहे हैं। ये पहला चेंज हुआ है, ठीक है ना। ये आपको फॉर्म फिलिंग के टाइम में दिख रहा होगा। दूसरा जो इंपॉर्टेंट चेंज है वो भी आपने देखा होगा, जो भी आप रिक्रूटमेंट का आपने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा। रीजन ये है कि मैंने जब सेशन लिया था इस टॉपिक के ऊपर में, उस टाइम पे डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ था। मैंने जो आपको नोटिफिकेशन दिखाया था वो जनरली हमारे पास में एक PDF था, हमारे पास में एक पेपर का कटिंग था, वो रोजगार एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ का हमारे पास में कटिंग था, उस पर मैंने सेशन लिया था। उस टाइम पे डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज नहीं हुआ था। डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज होने के बाद एक चेंज आपको और दिखा है, ठीक है ना। वो चेंज ऑलरेडी आपका अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो आपको मैं बता देता हूँ। लेकिन उसके बाद जो है ना आपका सरप्राइज मैं रिवील करता हूँ। चेंज बेटा ये है कि आप एप्लीकेशन फॉर्म जो फिलअप करने जा रहे हैं, हमारी जो पोस्ट आपकी है साइंटिस्ट SC की जो पोस्ट हमारे पास में है, 2 पोस्ट है, साइंटिस्ट SD की पोस्ट और साइंटिस्ट SC की पोस्ट है। SD के पोस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट रखी गई है वो MTech रखी गई है, ठीक है ना। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो आपकी है वो MTech है आपकी, ठीक है। जो SC की पोस्ट हमारे पास में है उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है वो BTech है। तो जो लोग भी केमिकल इंजीनियरिंग SC से अप्लाई करना चाहते हैं, जो MTech से अप्लाई करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे ये कंफ्यूज हो रहे हैं सर कि जो MTech से अप्लाई करना चाहते हैं केमिकल से, उनके लिए पोस्ट जनरली एक ही पोस्ट है, लेकिन एक्चुअली सर सिलेबस क्या रहने वाला है। तो होपफुली सबको आइडिया पता चल गया होगा कि सिलेबस आपका क्या रहने वाला है। चलिए मैं आपको एक बार रिमाइंड करा देता हूँ अगर आपको नहीं पता है तो। हमारी जो पोस्ट आपकी है, ठीक है ना, बिकॉज आपका जो क्वालिफिकेशन रखी गई है वो रखी गई है ME MTech आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर में जो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न आपको देखने का मौका मिलने वाला है, वो क्वेश्चन पेपर हमारा ऐसा है कि पहला तो ऑब्जेक्टिव टाइप आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी केमिकल इंजीनियरिंग आपका डिसिप्लिन है वहां से आपके स्पेसिफिक पार्ट के क्वेश्चंस आपके रहने वाले केमिकल इंजीनियरिंग के, और 60 आपके MCQs आपको देखने का मौका मिलेगा। 60 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। MTech वालों की बात कर रहा हूं मैं, जो एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अनरिजर्व कैटेगरी की एक पोस्ट है। और दूसरा, हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का होगा, और हर क्वेश्चन में आपके पास में क्या है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और ये आपको 75 मिनट में कंप्लीट करना है, ठीक है ना। तो लगभग आपके पास में 1 घंटे 15 मिनट का टाइम आपको मिलेगा इसके लिए। एंड दूसरा हमारे पास में जो आपका पार्ट होगा, दैट इज ये पार्ट A था। पार्ट B जो आप फेस करेंगे यहाँ पर, पार्ट B भी हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा। यहाँ पर एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट हमारे पास में होगा, ठीक है। रीजन ये है, मैं आज इसलिए बता रहा हूँ कि ये पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, चाहे आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, दोनों के लिए एक जो मेन चीज है ना, ठीक है ना, दोनों के लिए जो कॉमन है, बिकॉज अगर आप MTech से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये फेस करना है, अगर आप BTech से अप्लाई कर रहे हैं तो भी आपको ये फेस करना है। वही आज का सरप्राइज है। सो हमारे पास एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट, ठीक है, ये आपका होगा। 15 क्वेश्चंस आपके MCQs आपको मिलेंगे और लगभग 20 नंबर के हमारे पास में होंगे। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये जो एबिलिटी टेस्ट आपका है, जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है, इसके अंदर में आपकी न्यूमेरिकल रीजनिंग होगी, लॉजिकल रीजनिंग होगी, डायग्रामेटिक रीजनिंग होगी, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग होगी और डिडक्टिव रीजनिंग होगी। एक्चुअली ऐसे सारे नाम पहली बार सुन रहे हैं, बिकॉज आज तक हमने नाम सुने हैं वो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सुना है या फिर हमने लॉजिकल रीजनिंग सुनी है, ठीक है ना, इतने ही नाम सुने। लेकिन इतने सारे टाइप की रीजनिंग होती है एक्चुअली, जो आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ते हैं उसके अंदर ये सारे पार्ट आते हैं, ठीक है ना। तो कैसे कैसे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, एक्चुअली ये कैसा होता है सब बताऊंगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो दूसरा आपका जो होगा द पार्ट C, ये पार्ट C भी आपको फेस करना पड़ेगा। अगर आप MTech से अप्लाई कर रहे हैं एक पोस्ट के लिए तो आपको पार्ट C भी फेस करना है, जहां पर डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, 20 नंबर के होंगे और आधे घंटे का टाइम आपको यहां मिलेगा, ठीक है ना। तो ये टोटल हमारे पास में पेपर का पैटर्न रहने वाला है अगर आप MTech के थ्रू अप्लाई कर रहे हैं तो, ठीक है। ये तो उनकी बात हो गई। हमारा जो पोस्ट आपका है, मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ हमारी है वो BTech वाली है। BTech का जो पोस्ट कोड है 1520 है, ठीक है ना। आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं केमिकल इंजीनियरिंग BTech एसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसके अंदर 10 पोस्ट हैं और 10 की 10 पोस्ट अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। ये बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन किया गया है कि जो 10 पोस्ट आपकी हैं
ये 10 पोस्ट आपकी जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं, ये जो 10 पोस्ट आपकी हैं, ये 10 पोस्ट आपकी सारी की सारी जो है अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। और जो 10 पोस्ट के लिए हमारे पास में जो आपका एप्लीकेशन जो आपसे लिया जा रहा है, ये रहा आपका पोस्ट। ठीक है, चलो देखो जरा ध्यान से, मैं एक बार आपको रिमाइंड करा दे रहा हूं, आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है। 10 पोस्ट हमारे पास जो है ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी की हैं। इनमें से हमारे पास में जो आपकी पोस्टिंग होने वाली 5 पोस्ट हमारी जो है ना वो आपकी एसएससी के सेंटर में होने वाली है। 5 पोस्टिंग हमारी जो है ना एससी सेंटर में आपकी होने वाली है। ये अलग अलग हमारे पास 2 सेंटर्स में आपकी पोस्टिंग होगी। इनमें से एक पोस्ट हमारी जो है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, एक पोस्ट हमारी जो है ना फिजिकली हैंडीकैप्ड इस कैटेगरी के लिए है। ठीक है ना। हमारे पास में टोटल जो हमारे पास में 10 पोस्ट है, 10 में से हमारे पास में ये 2 पोस्ट आपकी जो है ना वो आपकी फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट्स के लिए, मतलब बची हुई 8 पोस्ट हैं। पूरा का पूरा जो फाइट होने वाला है 8 पोस्ट के लिए होने वाला, सारी की सारी पोस्ट ओपन कैटेगरी की हैं। ठीक है, तो मतलब कुल मिलाकर के आपको फाइट ओपन कैटेगरी में करना है। जो लोग भी कैटेगरी से अप्लाई कर रहे हैं SC/ST OBC से, आपको फाइट ओपन कैटेगरी में करना है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, बिकॉज आपकी कैटेगरी कोई पोस्ट अवेलेबल नहीं है, तो आपकी कैटेगरी के हिसाब से कोई कट ऑफ डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। जितना भी कट ऑफ डिक्लेयर किया जाएगा वो जनरल कैटेगरी के हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा। ये आपके पॉइंट वाली बात है। ठीक है ना, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो यहाँ पर बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग आपसे मांगा गया है। नाउ चलो, ये तो ऑलरेडी आप सभी देख चुके थे। अपने उसी पार्ट में हम वापस से आते हैं जिसकी हम बातचीत कर रहे थे। अब आते हैं अपने केमिकल इंजीनियरिंग वाले पार्ट की तरफ, जो हमारा ब्रांच कोड आपका है पोस्ट कोड 1520 है। जो यहाँ पर सिंपली मेंशन किया गया, पार्ट ए जो हमारा होगा, पार्ट ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, एरिया डिसिप्लिन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे। 80 MCQs आपको मिलेंगे। यहाँ पर 80 क्वेश्चंस आपको करने हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और वहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और 80 क्वेश्चन करने के लिए आपको 90 मिनट, 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा। ठीक है ना। तो लास्ट आपको मैंने बताया था कि हमारे पास जो पिछला क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न हुआ करता था, वो क्वेश्चन पेपर भी हमारा 2 घंटे का होता था और वहां 50 क्वेश्चन करने होते थे आपको। ठीक है ना, वो मैंने सेशन जो लिया था SSC का, वहां पर मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिखाया भी था। ओके, चलिए जरा आते हैं पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो आप फेस करेंगे वहां पर आपका सेम है बिल्कुल, जैसे कि आपने ऊपर देखा था एमटेक पोस्ट के लिए जो था हमारे पास में, एक पोस्ट के लिए सेम हमारे पास में आपका यहाँ पर भी है। ठीक है ना। तो अगर आप एमटेक से अप्लाई कर रहे हैं या आप बीटेक से अप्लाई कर रहे हैं, किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर पाएंगे। दूसरा क्या है कि आपको दोनों में ये चीज कॉमन मिल रही है। तो यहाँ पर भी एप्टीट्यूड एबिलिटी टेस्ट आपको मिलेगा। 15 क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं, 20 नंबर के होंगे और आधे घंटे में आपको कर रहे हैं। पूरा पार्ट हमारा वैसे ही ऊपर जो लिखा गया सेम पार्ट हमारे पास में, न्यूमेरिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डायग्रामेटिक रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग, ये आपको क्वेश्चंस फेस करने का मौका मिलेगा। अच्छी बात है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ पर एक्यूरेसी चेक की जाएगी। यहाँ पर आपकी एक्यूरेसी चेक की जाएगी कि आप अगर 15 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही करके उतने नंबर ला पा रहे हैं। बिकॉज 15 क्वेश्चन 20 नंबर के हैं हमारे पास में, इनमें से कुछ क्वेश्चन 1 नंबर के होंगे, कुछ 2 नंबर के भी होंगे, इस तरह से डिवाइडेशन किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप नंबर ला पा रहे हैं, ये चीज चेक की जाएगी। तो तुक्का मारने के चक्कर मत पड़ना कि तुक्का मार के नंबर लाएंगे। ठीक है, ये बात हो गई इंपॉर्टेंट। चलिए जी, अब ये रिटर्न आप देने वाले हैं। रिटर्न के लिए आपको क्या करना है मैं बताता हूं अभी आपको, लेकिन उससे पहले ये कि रिटर्न अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आपको 1:5 में इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की जाने वाली है। ये बच्चे मेरे पास लगातार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सर ये जो लिखा है इन्होंने विद मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स, ये लाइन समझ नहीं आ रही है कि सर विद मिनिमम ऑफ 10 कैंडिडेट्स का मतलब क्या। सपोज मान लीजिए किसी कैटेगरी में 1 पोस्ट है, देखा आपको एमटेक केमिकल के लिए 1 पोस्ट है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में, वहां पर जो कॉलिंग होने वाली है, तो यहां पर साफ साफ मेंशन किया गया कि इंटरव्यू के लिए जो कॉलिंग होगी 1:5 में की जाएगी। तो वहां पर 1 पोस्ट है तो 1 पोस्ट के मतलब 5 लोग बुलाए जाएंगे? नहीं, जहां पर 1 पोस्ट है वहां पर कम से कम 10 लोग बुलाए जाएंगे। ये कहने का मतलब है मिनिमम 10 कैंडिडेट्स तो होने ही चाहिए, मिनिमम 10 होने चाहिए। मैक्सिमम की बात की जा रही है, जितने नंबर आप पोस्ट उसके रेशियो में 5 टाइम बुलाए जाएंगे। जैसे हमारे जो केमिकल की जो आपकी बीटेक की जो पोस्ट है वहां पर 8 पोस्ट आपकी हैं जनरली, तो 8 हमारे पास अगर पोस्ट है तो लगभग 40 लोग कॉल किए जाएंगे, वहां 40 लोग होंगे। ठीक है ना, लेकिन जहां पर सिंगल पोस्ट बचती है तो वहां अगर 1:5 करने जाएंगे तो सिर्फ 5 लोग आते हैं, 5 लोग नहीं 10 लोग बुलाए जाएंगे। ये खासियत रहने वाली है। ठीक है, तो मिनिमम 10 लोग तो बुलाए जाएंगे, कॉलिंग 1:5 में की जाने वाली है, ये इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है, चलिए जी, आपको अगर रिटन क्वालिफाई करना है तो रिटन क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे। अगर आप एमटेक से अगर अपीयर हो रहे हैं तो एमटेक के बेसिस पर आपको कम से कम जो है ना, अगर आप अनरिजर्व्ड कैटेगरी में हैं तो आपको ABC हर पर्टिकुलर पार्ट में आपको 50% अचीव करना है। हर पार्ट में 50% आपको अचीव करना है। 60 क्वेश्चन से 15 क्वेश्चन से और हमारे पास में 20 नंबर का अगला पार्ट था पार्ट C। हर सेक्शन में आपको 50% अचीव करना है, तब आप क्वालिफाई माने जाएंगे। और इंटरव्यू भी आपको 100 में से 50 नंबर लाने हैं। ठीक है ना, ये क्वालिफाइंग क्राइटेरिया है। और उसके बाद जब टोटल आपका होगा रिटन और इंटरव्यू मिला करके टोटल आपके 60% होने चाहिए, तब फाइनली जो है ना आपका जब मेरिट लिस्ट बनेगा वहां पर कंसीडर किए जाएंगे आप। ठीक है ना, वो बात अलग है कि आपके हाईएस्ट मार्क्स होंगे तब आप मेरिट में ऊपर रहने वाले हैं।
सेकेंडली हमारे पास में क्या है कि जो भी रिजर्व कैटेगरी है, बिकॉज रिजर्व कैटेगरी वैकेंसीज नहीं है लेकिन बाकी पोस्ट के लिए है, तो जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं उनको हर पार्ट के अंदर में 40% लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। और हमारे पास में क्या है, आप अगर बात करते हैं इंटरव्यू की, तो यहाँ पर आपको कम से कम 100 में 40 नंबर लाने हैं और 50% आपको जो है ना क्वालिफाइंग कैटेगरी रखा जाएगा आपका एग्रीगेट में टोटल में से। हमारी पोस्ट जो है 1520 बीटेक केमिकल, हमारी जो पोस्ट है वो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में है सारी की सारी। वहां पर आपको हर सेक्शन में 50% गेन करना है। मतलब हमारा जो पहला आपका सेक्शन है जहां पर 80 क्वेश्चंस आपको मिलने 90 मिनट में करने के लिए, तो उसमें 50% आपको मतलब 40 नंबर लाने हैं। इंटरव्यू अगर कॉल चाहते हैं तो क्वालिफाइंग है तो 40 नंबर आपको लाने पड़ेंगे पार्ट ए में। आपका दूसरा जो सेक्शन है जहां पर 15 क्वेश्चन मिल रहे हैं 20 नंबर के हमारे पास में, तो 20 में से आपको 10 नंबर लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मतलब 50 नंबर आप जो है ना टोटल लाएंगे तो आप क्वालिफाई होंगे। और उसके साथ साथ साक्षात्कार के अंदर इंटरव्यू के अंदर आपको 50 नंबर लेकर के आ रहे हैं अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर में, ठीक है ना। तो ये हो गया 50 और 50 100 नंबर। लेकिन उसमें भी क्या है, टोटल एग्रीगेट कितना होना चाहिए, 60% होना चाहिए। तो आपके पास 60% एग्रीगेट अगर होता है तो आप फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी ज्वाइनिंग के लिए, वहां पर आपका नाम कंसिडर किया जाएगा। ये कहानी है इसके पीछे की, ठीक है ना। जो रिजर्व कैटेगरी वाले हैं तो उनके लिए 40% रखा गया है हर चीज में, ठीक है। ये हो गया आपके पास में बेसिकली साफ साफ यहाँ पर लिखा गया है कि द फॉर जनरेशन ऑफ फाइनल पैनल 50% वेटेज विल बी गिवन टू द रिटन टेस्ट एंड 50% वेटेज विल बी इंटरव्यू मार्क्स। जब फाइनल हमारे पास में जब आपका पैनल बनेगा, जब फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, तो वहां पर 50% वेटेज, जितने भी टोटल आप मार्क्स लाएंगे उसका 50% वेटेज दिया जाएगा आपका किसका, रिटर्न का, और 50% वेटेज दिया जाएगा इंटरव्यू का। उससे मिला करके टोटल 100% मार्क्स आपका टोटल करके देन फाइनली आपका पैनल डिक्लेयर किया जाएगा। ये तो था एक इंपॉर्टेंट हमारे पास जो लास्ट ईयर से चेंज हुआ है, बिकॉज जो लास्ट एग्जाम हमारे पास हुआ था वहां पर ये चीज नहीं थी, ठीक है ना। लेकिन इस बार हमारे पास में पूरा पैटर्न इन्होंने चेंज कर दिया है। एक सबसे बड़ा अपडेट तो ये था। दूसरा अपडेट आपको बता चुका हूं, जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वहां पर सिर्फ 5 सिटीज हैं, ये दूसरा अपडेट था। तीसरी बात ये आ रही कि सर ये जो लिखे हुए एप्टीट्यूड के पार्ट हैं एक्चुअली क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, ये समझ में नहीं आ रहा, पहली बार नाम सुन रहे हैं, ठीक है ना। कि डिस्क्रिप्टिव टाइम रीजनिंग कैसी होती है, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कैसी होती है, सारा है क्या एक्चुअली में, ठीक है। क्वेश्चन दिखाता हूं तो मजा आएगा। अभी जो हमारे पास में मार्च में जो पेपर हुआ है इसी पर्टिकुलरली पैटर्न पर बेस्ड, बिकॉज इसरो ने सारे के सारे एग्जाम में पैटर्न चेंज कर दिए हैं, तो अभी जो हाल ही में पेपर हुआ है इस पैटर्न पर बेस्ड, ठीक है ना। वीएसएससी के अंदर में आपका पेपर हुआ है इसी पैटर्न पर बेस्ड, ठीक है ना। ये जो आपका पार्ट बी है इसकी बात कर रहा हूँ। पार्ट ए वाले की जरूरत नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। पार्ट ए वाला जो है ना आपको ऑलरेडी मैं दिखा चुका था, ठीक है। पार्ट ए वाला मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दिखा चुका हूं। ये भाई साहब पार्ट ए का हमारे पास में था, तो इसके लिए आप आराम से अपना जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो प्रिपेयर करिए। पार्ट ए की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। केमिकल इंजीनियरिंग के बेसिक फंडामेंटल्स अपना रिवाइज करिए, वहीं से काम हो जाएगा। मेन चीज जो हमारे पास में आ रही है वो आ रही है पार्ट बी के लिए। चलिए आपके सामने क्वेश्चन पेपर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, 18 मार्च 2023 का ये पेपर है, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा मेरी बात को। ये है आपका आज का सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा अपडेट। 18 मार्च 2023 का ये पेपर है और ये पेपर हमारा हुआ था वीएसएससी में ही पेपर हुआ है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का ही ये पेपर है, ठीक है ना। ये किसी दूसरी पोस्ट के लिए था, मेरे को यहाँ पर डिस्कस करना है पार्ट बी के लिए, ठीक है ना। हमारा जो पार्ट ए है वो इनका अलग रहा। इनका ये पोस्ट जो थी वो आपका असिस्टेंट की थी, राजभाषा की थी, ट्रांसलेटर की पोस्ट हमारे पास में होती है। तो यहाँ पर जो हमारे पास में पेपर था, ठीक है, तो ये ऑफलाइन पेपर हमारे पास जो हुआ, यहाँ पर हमारे पास में जनरली ये हमारा पार्ट मतलब नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको आपके पार्ट में लेके चलता हूँ जहां से हम लोग को मतलब रहेगा, ठीक है। चलिए आ जाइए, ये रहा आपका पार्ट, दिख रहा होगा, ठीक है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज हमारे मतलब का नहीं, जनरल नॉलेज आप नहीं देखेंगे, ठीक है ना। हमें मतलब है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से, जो हमारा सिलेबस में पार्ट बी में मेंशन किया गया है, हमें वहां से मतलब है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से, क्वेश्चन देख करके आपको एक आइडिया मिलेगा। 45 इंटू हम कितना मल्टीप्लाई करें जो हमारा 35% ऑफ हो, किसका 900 का हमारे पास 35% बन जाए। 45 में कितना मल्टीप्लाई करें, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। जो 15 क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे ना उसमें ये सारे क्वेश्चंस का जंबलिंग होगी। बाय सेलिंग ए प्रॉपर्टी फॉर रुपीज ऑफ 45,000 पर्सन इनकर्स अ लॉस ऑफ 10%, फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन द प्रॉफिट ऑफ 15%। सिंपल, प्रॉफिट लॉस को आप पढ़ते हैं अपने जनरल एप्टीट्यूड जो आप गेट का पढ़ते हैं वहां पर इस तरह क्वेश्चन आप ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं, आप सब पढ़ते हैं, ठीक है ना। नया नहीं आपके लिए, बार बार बताऊंगा आपको कैसे कैसे क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं। परसेंट परचेजेस, ठीक है ना। यहाँ पर भी सिंपली प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन हमारे पास में है। रेशियो क्वेश्चन आ गया, द रेशियो ऑफ इनकम इन 2 consecutive years is 2.3 respectively. The ratio of their expenditure is 5:9. Income of second year is rupees 45,000 and expenditure of first year is rupees 25,000. Find the savings in both years. रेशियो क्वेश्चन हमारे पास सिंपल सा क्वेश्चन है। देन हमारे पास आ गया टाइम एंड डिस्टेंस। द पर्सन कवर्स अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय ट्रेन, बस एंड कार इन द रेशियो ऑफ 4:3:2. द रेशियो ऑफ द फेयर इज ऑल्सो गिवन. द टोटल एक्सपेंडिचर एज द फेयर इज रुपीज 720. फाइंड द टोटल एक्सपेंडिचर एज फेयर ऑन द ट्रेन। सिंपल हमारे पास में है।
20 लीटर मिक्सचर कंटेन्स, ये हमारे पास में आ गया आपका मिक्सचर का क्वेश्चन। 20 लीटर मिक्सचर कंटेन्स 30% अल्कोहल 70% वाटर। बहुत इस तरह क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किए होंगे आपके एप्टीट्यूड के अंदर में। If 5 liters of water is added to the mixture, what will be the percentage of alcohol? इस तरह के, ठीक है ना, क्वेश्चंस आप बहुत प्रैक्टिस करते हैं। देन हमारे पास में फिर से आ गया मिक्सचर क्वेश्चन। देन एन एलॉय कंटेन्स ऑफ 14 parts of tin and 100 parts of copper, what is the percentage in tin alloy? इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। शॉपकीपर मिक्सचर का हमारे पास क्वेश्चन है भी 60 kg of sugar with 30 kg per kg with 19 kg of sugar with was rupees 40 per kg. At what rate must we sell the mixture to gain 20%? ठीक है ना, 20% उसका प्रॉफिट होना चाहिए। एवरेज वेट ऑफ, एवरेज का क्वेश्चन हमारे पास में आ गया ये, ठीक है ना। म्यूजियम हैज एन एवरेज ऑफ 520 विजिटर्स ऑन संडे टू 40 ऑन द अदर डेज, ठीक है। यहाँ पर तो क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन बहुत ज्यादा थे, तो यहाँ पर एक टॉपिक के बहुत से क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो क्वेश्चन आएगा बिकॉज वहां पर सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन फेस कर रहे हैं, तो 15 में हमारे पास मान लीजिए कि लगभग हर टॉपिक का एक क्वेश्चन या फिर आपको 2 क्वेश्चन में भी हो सकता है, नहीं तो एक क्वेश्चन आपको मिल सकता है बस। देन फिर से हमारे पास में आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन। व्हाट विल द टोटल अमाउंट फॉर ₹75,000 विद कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 6% रेट फॉर 2 years? ठीक है, बेसिक सा क्वेश्चन। एलसीएम ऑफ 2 numbers 8919, देन सम इज द 2 numbers एक्चुअली कितने होंगे, ठीक है ना। देन कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन फिर से हमारे पास में, विकास एंड मोहन वर्किंग टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन हमारे पास में है आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास में थे एप्टीट्यूड वाले पार्ट के, ठीक है। अभी रीजनिंग में मैं आ रहा हूँ। देन ये फिर हमारे पास में जनरल नॉलेज है जो हमारे सिलेबस में है नहीं, हमें से मतलब नहीं है, इसको हटा देते हैं हम। ओके, ये लेटेस्ट पेपर हमारा अभी 18 मार्च को 2023 में जो हुआ लेटेस्ट पैटर्न में, ये उस पर बेस्ड पेपर है आपके सामने। चलिए जी, अभी ये नेक्स्ट पार्ट आपके पास में आएगा रीजनिंग का, फिर मैं आपको रीजनिंग क्वेश्चन दिखाता हूँ। नाउ जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात कर रहे हैं, पार्ट डी। ये वो हमारे पास पार्ट है जिसमें हमारे पास आपसे बोला गया डिफरेंट, बताया गया ना कि लॉजिकल रीजनिंग, डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग, ये सारी बात की गई ना, वो सारा हमारा इसी के अंदर में आता है, ठीक है ना। ये वाला पार्ट जो आप दिखते हैं इस तरह का, वो हमारे पास पूरा लॉजिकल रीजनिंग का आता है, जहां पर पाई चार्ट्स वगैरह या फिर हमारे पास में नंबर रिलेशनशिप की बात करते हैं, अरेंज सीक्वेंस की बात करते हैं, ये सारे हमारे एब्स्ट्रैक्टिव या डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग के अंदर में आते हैं, ठीक है ना। तो वो हमारा रीजनिंग का पार्ट है। तो रीजनिंग क्वेश्चन एक बार जरा ध्यान से देखिएगा। फाइंड द मिसिंग वर्ड। ट्यूबरकुलोसिस कहां पर लंग्स में होता है, कैटरैक्ट हमारे पास कहां पर होता है, ये हमारे पास रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन हम जानते हैं, ठीक है। ये लॉजिकल रीजनिंग के अंदर में आते हैं। विच आर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आर डिफरेंटली रिलेटेड, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हमारे हैं। सपोज अ स्टैंडर्ड 12 आवर क्लॉक नाउ शोज अ टाइम ऑफ 10:45, व्हाट टाइम विल क्लॉक शो 100 hours फ्रॉम नाउ, ठीक है। इफ 16 is added to the 1/3 of a number, the result of 3 times the number, what is the number? When two people shake hands with one another, the counts as one handshake. Every person in a room shakes hands with each other in the room exactly once. There are a total of 15 handshakes. How many? ये लॉजिकल रीजनिंग पूरी है जिनको हम लोग जनरली बैंकिंग, एसएससी, जेईई वगैरह में देखते हैं, ठीक है। ये वो वाली रीजनिंग है। चूज द अल्टरनेटिव विच क्लोजली रिजेंबल द मिरर इमेज ऑफ द गिवन कॉम्बिनेशन। इसमें से कौन सा हमारा मिरर इमेज को बात करता है? ये सारा हमारा, इसी को हम लोग बोलते हैं एब्स्ट्रैक्टिव और डिस्क्रिप्टिव रीजनिंग। जो सिलेबस में हमारे यहाँ पर मेंशन किया गया है ना, ये हमारा सारा वही पार्ट है, ठीक है ना, जो आपसे बात कर रहा है। न्यूमेरिकल रीजनिंग ऑलरेडी आपने देख ली। न्यूमेरिकल रीजनिंग के अंदर में जो क्वेश्चंस आपने पार्ट जनरल एप्टीट्यूड के अंदर देखे। लॉजिकल रीजनिंग आप देख रहे हैं। डायग्रामेटिक के अंदर में आपके पास डायग्राम्स होते हैं, उनको कंपेयर करना, मिसिंग पार्ट को निकालना, वो पार्ट होता है। एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर में क्या है कि जो आप ये देख रहे हैं कि मेरे पास सीक्वेंस में लेटर्स को अरेंज करना, ठीक है, जो एरर्स उसको फाइंड आउट करना, आपके पास में जो अल्फाबेटिकल होते हैं तो उससे आपको कोडिंग डिकोडिंग करना, वो वाला पार्ट। डिडक्टिव के अंदर हमारे पास कोडिंग डिकोडिंग वाला पार्ट आता है। ये सारे पार्ट की बात कर रहा है, तो ये सारा कुछ हमारा जो है ना इसके अंदर में आपको मिल जाएगा। नाउ विच आर द फॉलोइंग एग्जिबिट सिमिलर रिलेशन पास्टोरल रूरल, ठीक है, ये आपको करना है। ये हमारे पास में आ गया डायग्रामेटिक रीजनिंग के अंदर में आ गया। वेन डायग्राम की जब बात करते हैं तो वहां पर हमें फाइंड आउट करना है, रेशियोज फाइंड करना है। फिर कुछ भी आपसे जो बोलता है स्टूडेंट चूज इन द रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट इज फीमेल गिवन दैट दे आर ओवर 1.2 मीटर, ठीक है, तो ये आपको फाइंड आउट करके निकालना, ये आपका पार्ट हो गया। 50 लोगों से पूछा गया, 50 पीपल्स आर आस्क्ड वेदर दे आर हैव बीन टू फ्रांस और स्पेन, ठीक है, ये हमारे पास आपके जो है डायग्रामेटिक रीजनिंग होती है। ये सारी डायग्रामेटिक रीजनिंग है, इसकी बात की जा रही है। बिकॉज बहुत बच्चे कंफ्यूज, सर ये क्या चीज है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ, ये क्या चीज है। डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपका पढ़ा हुआ है, बस आपको आज तक उसका एक्चुअली इस तरह का नाम आपने सुना नहीं था, इसलिए आपको डर लग रहा था, ठीक है ना। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है, सारा पार्ट आपका पढ़ा हुआ है। ब्लड रिलेशनशिप के अंदर हमारे पास क्वेश्चन आ गए, ठीक है। A is a B's sister, C is a B's mother, D is a C's father, E is a D's mother, then how A and D are related? What will come after the place question mark, ठीक है, ये हमारे पास आगे डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर में आ जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द सीरीज एज प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, ये डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर है सारा। फाइंड द नंबर ऑफ सीरीज प्लेस इन क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, ये आ गया डायग्रामेटिक रीजनिंग के अंदर। प्रॉब्लम फिगर, सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर्स फिगर, देन व्हाट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, ये आपको बताना। It was a Sunday on January 1, 2006, then what was the day of January 1, 2010?
सेलेक्ट द सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर्स फिगर एंड दैट वर्ड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। ये हमारे पास आपकी है डायग्रामेटिक रीजनिंग, ठीक है। सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर, ठीक है। इस तरह क्वेश्चंस आपको मिलेंगे सारे के सारे। देखिए सारे क्वेश्चन फिगर वाले हैं आपके पास में, किस तरह का हमारे पास में मिलेगा, ठीक है। क्वेश्चन जो है रीअरेंज करना है, जम्बल्ड पार्ट्स जो है ना इनको रीअरेंज करना है। ये सारा हमारे पास पार्ट आपका हो गया। फ्रेंच वुमेन हमारे पास में इस तरह से, हमारे ग्रॉसर, ये सारे हमारे रीअरेंजिंग द सेंटेंसेस के क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। ये देखिए हमारे पास में सारे रीअरेंज करने वाले क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। फिर हमारे पास में आता है आपके पास में रिलेशनशिप वाला, सिमिलर रिलेशनशिप, सिम्फनी, कंपोजर। सिमिलरली हमें क्या करना है, डिफाइन करना है। ये हमारे पास में डाइस के क्वेश्चंस आ गए। ये सारे हमारे पास में जो हैं ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस में आएंगे। 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन बिलो। यहाँ से निकालना था व्हेन 3 डॉट्स आर एट द टॉप हाउ मनी विल बी एट द बॉटम, ठीक है। डाइस थ्रो वाले क्वेश्चंस आप करते हैं होंगे, ठीक है। आपने अगर नहीं किए हैं तो अभी आप जितने भी एग्जाम्स फेस कर रहे हैं, लाइक एचपीसीएल का अभी एग्जाम आपके पास में आएगा, भेल का एग्जाम अभी आगे आएगा, आपका एचपीसीएल एचआरएल का एग्जाम अभी हुआ है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में ऐसे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं, बिकॉज वो लोग जो है ऐसे क्वेश्चन प्रेफर करते हैं, ठीक है। नंबर कन्स आफ्टर द सीरीज, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इन द मीनिंगफुल सीक्वेंस। ये सारी चीजें हमारी जो है ना आपके, ठीक है। ये हमारे पास देखिए डायग्राम पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे पास में इस तरह क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं आपके पार्ट बी के अंदर। तो भैया 15 नंबर की जो कहानी है उस 15 नंबर के अंदर ये ध्यान रखिएगा कि आप अपने केमिकल इंजीनियरिंग वाला पार्ट के अंदर में ये मान के चलिए कि जितने भी लोग फाइट करने वाले हैं वो लगभग सबके पास नॉलेज सेम रहता है। कुछ लोग हमारे पास हाँ बोल सकते हैं कि सर कुछ लोग हमारे पास ऐसे होंगे जो ब्रिलियंट टाइप होंगे, तो ऑब्वियसली इनके कॉन्सेप्ट्स अगर अच्छे हैं तो ब्रिलियंट टाइप होंगे। तो मेजरली हमारे पास जो मेजरली डिफरेंसेस आता है वो इसी पार्ट से आता है, बिकॉज ये वाला पार्ट अगर जितना इसका स्ट्रॉन्ग है, बिकॉज वो जो हमारे पास में 80 नंबर हैं उस 80 नंबर में से आपके लिए 30 नंबर 40 नंबर लाना बड़ी बात नहीं होगी, ये भीड़ बहुत ज़्यादा होगी उस 80 नंबर में से, ठीक है ना। जो मेन चीज़ हमारे पास में है ये वाला पार्ट, बिकॉज इसमें से 20 में से 10 नंबर आपको लाने, 50% बी पार्ट में से भी लाने हैं। तो इसके लिए जो है ना थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड तो होगा लेकिन उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस भी आपको फेस करने हैं, तो 10 नंबर यहाँ भी आपको लाने हैं, ठीक है ना। तो आप क्या है रिटन क्वालिफाई माने जाएंगे। देन आपके पास इंटरव्यू कॉल आएगा या नहीं आएगा, फिर उसके लिए मेरिट लिस्ट जब बनेगी टॉप से, उसके बाद 1:5 में कॉलिंग की जाएगी, देन इंटरव्यू कॉल समझिए। तो क्वालिफाई करने के लिए 50% जो है ना आपके लिए आसान हो सकता है, लेकिन इंटरव्यू के लिए कॉल आने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। दैट्स द मेन थिंग, ओके। तो ये हमारे पास क्वेश्चंस आपको पेपर मैंने दिखाया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने वाले हैं। ये पूरा हमारा क्वेश्चन पेपर आपके पास दिख रहा है जो आपको, ठीक है। ये सारी हमारी वही रीजनिंग है जो आपके सिलेबस में रखी गई है, ठीक है। तो आपको पता एक्चुअली नहीं होता है, आप नेट में बैठ के सर्च करते हैं। बेचारा कुछ तो नेट में सर्च भी कर रहे थे कि रीजनिंग होती कौन सी है। 200 क्वेश्चन का पेपर था ये, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इतना भयभीत होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको जरूरत होती है, अगर क्वेश्चंस अगर देखने हैं, सीक्वेंस आपको कुछ भी इस तरह का अगर देखना है, तो आपके पास जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट आप जनरल एप्टीट्यूड पढ़ते हैं वो तो ठीक है। इसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग जो पढ़ाते हैं सौरभ ठाकुर सर की वीडियोस आप वो भी देख लीजिएगा। बाकी पेपर अगर आपको नीड होती है मेरे से मांग लीजिएगा, मैं आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो अभी आपको जो फाइट करनी है, ये मान के चलिए आपको जो फाइट करनी है, अगर आपको भीड़ से अगर अलग हटना है, बिकॉज जो भीड़ होने वाली वो 30-40% वाली रहेगी, आपको भीड़ से अगर बाहर निकलना है तो उसके लिए जरूरी है आपको टॉप पे पहुंचना। तो उसके लिए आपको फाइट करनी पड़ेगी। तो अपना टेक्निकल पार्ट अच्छा स्ट्रॉन्ग करिए, बिकॉज 80 नंबर का वहाँ निगेटिव मार्किंग भी है। अब यहाँ 20 नंबर में आपके पास में क्या है, निगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन आपको अब जरूरी ये चीज बन जाती है कि आपकी एक्यूरेसी यहाँ चेक की जाएगी कि आप 20 में से अगर 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 नंबर ला रहा है, और बंदा एक ऐसा भी है जो 12 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके 10 नंबर ला रहा है, सो ही और शी विल बी प्रेफर्ड, ठीक है ना। ये बात होती है मेन चीज, ठीक है ना। जब भी नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं होती तो वहां पर एक्यूरेसी आपकी चेक की जाती है कि कितने एक्यूरेट है। पूरा पेपर सॉल्व करने के बाद जो है ना आप 100 में से जो है ना 50 नंबर ला पा रहे हैं। कोई बंदा ऐसा भी है जो सिर्फ 65 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद 50 नंबर ला रहा है, सो ही इज द ब्रिलियंट एज कम्पेयर टू यू। तो ये आपके पास मेन पार्ट है, ठीक है ना। तो अभी इसके लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए मस्त तरीके से। बाकी आपको कोई भी अगर नीड होती है तो मेरे टच में रहिए, मैं आपको गाइड करता रहूँगा, ठीक है। जहाँ भी आपको जैसी जरूरत पड़ती है, कंटेंट आपके पास में बहुत सारा है, कहीं भागने की जरूरत नहीं है, कोई बुक पकड़ने की जरूरत नहीं है। एप्टीट्यूड वाले पार्ट के लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कोई भी आप एप्टीट्यूड की बुक देख सकते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा टेक्निकल के लिए आपको कोई बुक भागने की जरूरत नहीं है। आपके पास जो नोट्स हैं, गेट के जो नोट्स हैं, वो मोर देन सफिशिएंट है। अच्छा, गेट से मेरे को याद आ गया बच्चा कि ये जो वैकेंसीज आपको मिल रही हैं, बार बार हम लोग बोलते हैं बेटा गेट 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 गेट, अभी आपके पास में क्या है, अभी आपके जुलाई स्टार्ट हो चुका है, 15 दिन आपके स्पेंड हो चुके हैं, और इन 15 दिन के बाद में आपका अगस्त स्टार्ट होते होते आपका गेट का नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। सितंबर में गेट का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा फिलिंग करने के लिए। गेट 2024 आप देने जा रहे हैं, ठीक है ना। कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जिनका मेन टारगेट 2025 भी होगा, और कुछ ऐसे भी हैं जिनका टारगेट 24 है, लेकिन जनरली वो सोच रहे हैं करें कि ना करें। आपको पता होना चाहिए कि अगर भले ही आपका टारगेट गेट एग्जाम ना हो, लेकिन आपको पता होगा कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम जो है ना वो आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं,
रीजन ये कि इतना आसान सा पेपर सर, बिकॉज अभी HPCL HRL का पेपर वो बच्चे बता रहे हैं सर बहुत आसान पेपर आया था, सारा गेट का कुछ बाहर से आया ही नहीं। तो मेन चीज आपको पता है कि इस दुनिया के अंदर में अगर आप गोल गोल घूमना स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब ये दुनिया आपको जो दिख रही है, जितने रिक्रूटमेंट एग्जाम्स आपको दिख रहे हैं, हमारा जो सेंटर ऑफ एक्सेस है वो गेट एग्जाम है। तो हमारे जितने भी एग्जाम्स हैं वो गेट एग्जाम के आसपास ही घूम रहे हैं। तो मेन हमारे पास में सेंटर ऑफ एक्सेस हमारा है वो गेट है। अगर गेट को आपने पकड़ लिया, गेट के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो बाकी आपके कोई भी एग्जाम ऐसे नहीं है जो आपसे क्रैक ना हो। ठीक है, तो अभी आपको पता होगा कि आपके पास एक बेस्ट ऑफर अवेलेबल है, प्लस या इकोनॉमी में से जो भी आप चूज करना चाहते हैं वो आप चूज करिए। ठीक है, स्टार्ट करिए, जितना जल्दी आप स्टार्ट करेंगे उतना जल्दी फिनिश करेंगे। गेट एग्जाम आपका अच्छा जाए, इसके लिए जरूरी ये है कि अभी आप अच्छी तरीके से जो है ना खुद को रेडी करिए गेट एग्जाम के लिए। और गेट एग्जाम के बाद जितने ऑप्शंस आते हैं वो आपकी होती है सही, एक जिसका आप मेन वेट करते हैं। तो एक सही आउटपुट जो आपको मिलता है वो गेट एग्जाम के बाद मिलता है, आइदर इन द बार्क इंटरव्यू, आइदर इन द NPCIL, ठीक है ना, या फिर आपके पास कोई भी एग्जाम का रिटर्न हो या फिर किसी का इंटरव्यू हो। गेट एग्जाम के प्रिपरेशन करने से आपके जो कॉलेज में आने वाले रिक्रूटमेंट ड्राइव हैं उसके रिटर्न भी आपसे निकलते हैं। तो अभी स्टार्ट करिए, 15 जुलाई तक आपके पास ये ऑफर है। ठीक है, जितना आप बेनिफिट ले सकते हैं लीजिए। रीजन ये है 10% तो प्राइस ड्रॉप कर दिया है एंड 20% का फ्लैट आपको ऑफ मिल रहा है। इसके अलावा एक्स्ट्रा मंथ ही मिल रहे हैं। 11 महीने का प्लान जो है ना सिर्फ 36,000 रुपये में आपको मिल रहा है, इतना कॉस्ट हाइक होने के बाद भी। ठीक है ना, कोड मेरा याद कर लीजिए SKP100। ठीक है, एक ओवरऑल गाइडेंस आपको मेरे थ्रू मिलता रहेगा और मस्त तरीके से मेरे साथ जो है ना अपनी जर्नी स्टार्ट करिए। ठीक है, और ये जो आपके पास क्वेश्चन पेपर आपको आने वाला है, इस क्वेश्चन पेपर में मैंने जैसा कि आपको बताया है कि यहाँ पर आपको खुद को प्रूफ करने के लिए, बिकॉज रीजन ये है फाइट अच्छी खासी आपको मिलने वाली है और जीतेगा वही जिसके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। कोई स्कोर नहीं पूछ रहा आपसे गेट का। ठीक है ना, तो आपके साथ जो भविष्य में होने वाला है उसकी टेंशन लेनी है, लेकिन इतनी नहीं लेनी है कि आप अपना आज बर्बाद कर दें। और जो आपसे पहले जो भूतकाल में हो चुका है, जो पास्ट में आपके साथ हो चुका है, तो उसको पकड़ के मत बैठिए। आपसे गेट नहीं निकला सर, मेरे से बार्क लेटर नहीं निकला था, मेरे से NPCIL इंटरव्यू नहीं निकला, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वो फेलियर थे, आप उनसे सीखे कुछ की नहीं सीखे। आपने अगर सीखा नहीं तो फिर गलती कर रहे हैं आप। तो आपने अपने फेलियर से अगर कुछ नहीं सीखा तो आपके लिए फिर आगे आने वाला टाइम भी फिर आपको फिर से और फेलियर दिखाएगा। आप देखते रहिए फेलियर, तब तक आपको फेलियर मिलेगा जब तक अपने फेलियर से आप कुछ सीखते नहीं है। ठीक है ना, तो इन सारे फेलियर से कुछ सीखिए, इंप्रूव करिए, खुद के अंदर इंप्रूवमेंट लेकर के आइए। और आपके लिए एक यही मौका है, ठीक है ना, जहां पर आप खुद को एक अच्छे से अच्छे जो है ना रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में खुद को प्लेस करा सकते हैं। प्योर सेंट्रल गवर्नमेंट का हमारे पास है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, पब्लिक सेक्टर यूनिट नहीं है ये। तो ये आपके लिए एक अच्छा मौका है। इसके बाद आपका SPMCIL आएगा, वहां पर भी आपको मौका मिलेगा। तो ये तो वो रिटर्न एग्जाम है जिनका आप बेसब्री से इंतजार करते हैं साल भर की, सर कोई वैकेंसी और आएगी क्या। ये वही एग्जाम्स हैं और पता नहीं कितने आपके पास अभी और आने वाले हैं निकल के। ठीक है, तो खुद को इस तरह से रेडी करिए, एग्जाम अगर आ जाए ना, अगर एग्जाम अगर 1 महीने बाद भी हो जाए ना तो आप रेडी हैं। सर मैं रेडी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, आपको ये वेट नहीं करना सर अभी तो फॉर्म फिलअप किया इतनी जल्दी एग्जाम हो गया, ये सरप्राइज नहीं करना है। आपका एग्जाम अगर 1 महीने बाद भी अगर हो जाए तो भी आप रेडी हैं, हाँ सर मैं दूंगा। तो ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखिए। तो ये तभी आप आएगा जब आप कंसिस्टेंट प्रिपरेशन करते रहेंगे। ठीक है ना, तो वो आपके लिए जरूरी पार्ट है। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ से आपको एक जानकारी अच्छी खासी मिल गई है। एक जो अपडेट था आपका, ठीक है, ISRO VSSC की तरफ से, वो आपको मिल गया है। ठीक है, तो ये अपने तक सीमित में रखिएगा, कोई भी अगर है तो उसको बताइएगा। इस बार से पैटर्न चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। और ये जो क्वेश्चन पेपर मैंने आपको दिखाया, ये आपको एक लेवल समझना बहुत इंपॉर्टेंट था, किस तरह का क्वेश्चन पेपर का लेवल रहता है इनका, एप्टीट्यूड वाले पार्ट का। ठीक है ना, किस तरह का रहता है, तो ये आपको लिए समझना बहुत जरूरी था। ओके, तो चलो फिर आगे आने वाले किसी भी एग्जाम का नोटिफिकेशन आपको पता चलता रहेगा। और जितने भी आपके रिसेंट में जितने भी आपकी पोस्ट निकल के आई हैं, चाहे अप्रेंटिसशिप की हो चाहे आपके रेगुलर पोस्ट हो, इन सभी पर ध्यान दिया करिए। रीज़न ये है कि कुछ भी आपके लिए कम नहीं है। अगर अप्रेंटिसशिप भी आप कहीं से कर लेंगे तो वो भी आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस आपके बहुत मायने रखता है। ठीक है ना, तो उसका बेनिफिट आपको, अगर आप कभी इंटरव्यू देने जाएंगे किसी PSU में, फिर आपको देखेगा कि क्या आपको उसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, तो सारी चीज़ें जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है उसको अपने सीनियर्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में, कलीग्स के साथ में सर्कुलेट करते रहा करिए, ताकि केमिकल इंजीनियरिंग कम्युनिटी हमारी ऐसी कम्युनिटी बने कि लोगों का इंटरेस्ट जो है केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर बना रहे। ठीक है ना, बिकॉज केमिकल इंजीनियरिंग वो ब्रांच है जहाँ पर आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन नॉलेज के अभाव में, बिकॉज लैक ऑफ नॉलेज जो है ना, कॉन्फिडेंस आपका नहीं होता है और आप सही डायरेक्शन की जगह गलत डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, तो अभी आपको प्रॉपर गाइडेंस आपको मिल रहा है हर तरफ से। ठीक है, तो उसको यूटिलाइज करिए और मस्त रहिए। ठीक है, तो आप सभी को आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर एंड लेट्स क्रैक इट।
हैं।